फ्रोज़न शोल्डर का जैसे कि टॉपिक है तो मैं बताना चाहूँगा फ्रोज़न शोल्डर आम तौर पर जो है डायबिटिक पेशेंट को आमतौर पे ज़्यादा कॉमन है, जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा यानी कि होता है, उनको होता है। और लेफ़्ट शोल्डर में ज़्यादा देखा गया, यानी कि लेफ़्ट शोल्डर में ज़्यादा देखा गया। ठीक है। इस फ्रोज़न शोल्डर होने की जो वजह है ये अभी तक सही तरह आइडेंटिफाइड नहीं है। किसी को चोट लगने के बाद भी हो सकता है, कभी किसी को रिस्ट का फ्रैक्चर हो, प्लास्टर में रख दिया, कुछ अरसे मोबिलाइज रहा शोल्डर, तो उसके बाद ये जा सकता है इसमें। फ्रोज़न शोल्डर ऐसा ये लंबा प्रॉब्लम है या लंबी डिजीज़ है जिसमें मिनिमम टाइम इसकी रिकवरी का 3 मंथ है, अदरवाइज मैक्सिमम 18 मंथ तक सफ़र करता है पेशेंट इस प्रॉब्लम के साथ। अब इसके लिए जो मसला आता है पेशेंट को, उसके रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं ना, जिस तरह के इवन वो कंघी करना, कपड़े चेंज करना, ड्राइविंग करना, अगर गलती से शोल्डर हिल गया उसमें तकलीफ को बढ़ जाना, रात को नींद ख़राब हो जाना, अगर उस करवट लेट गए तो वो शोल्डर में तकलीफ हो जाना, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि फ्रोज़न शोल्डर में होती हैं। फ्रोज़न शोल्डर में कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है कि पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर कुछ अरसे के बाद पेन कम होना शुरू हो जाती है तो कंधा जो है जाम होना शुरू हो जाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जाम ही रहता है, ठीक। और उसके बाद एक वक्त आता है जिसमें फिर रिकवरी स्टार्ट होती है। लेकिन ये इतना टाइम लंबा हो जाता है कुछ मरीजों में कि अपने वो रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जदीद तरीके से इसका इलाज करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो कि मतलब 6 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका था जिनके फ्रोज़न शोल्डर को, तो उन्हें हमने अपने तरीके से ट्रीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। एक इंसान है, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, बहुत सारे काम जो है ना इंसान को शोल्डर से हाथ लाजमी इस्तेमाल करना होता है और वो ना हो रहा हो, फिर तकलीफ बढ़ रही तो बेचैनी भी होती है। और स्पेशली उल्टे शोल्डर में तो पर्सनल हाइजीन का मसला हो जाता है पेशेंट को। इस बहुत कॉमन कंप्लेन होती है, पर्सनल हाइजीन का प्रॉब्लम है, बिल्कुल वॉशरूम जाना आना उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस वजह से जो है ना अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन देखें फ्रोज़न शोल्डर की डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। तो डायग्नोसिस के लिए ये समझ लें कि डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, अदर दूसरी बीमारियों को एक्सक्लूड अगर करते हैं तो तब हम कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर। सही। जैसे मैंने अगर किसी का एक्सरे करवाता हूँ तो एक्सरे अगर वो नॉर्मल आ रहा है और उसमें कोई और चेंजेस नहीं है तो इसका मतलब है, और पेशेंट की कंप्लेन ऐसी है, पेन हो रहा है और फ्रीज हो रहा है शोल्डर और डायबिटिक भी है, तो तब हम उसे एज ए क्लिनिकल हिस्ट्री के तौर पे डायग्नोस करते हैं कि इसको फ्रोज़न शोल्डर की तरफ जा रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट को कंप्लेन शोल्डर की होती है, एक्चुअली पेन उसके नेक से आ रहा होता है, शोल्डर गर्दन से आ रहा होता है। कभी कभी कंप्लेन पेशेंट को इसकी होती है और अंदर खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर होता है, कोई ऐसी वजह होती है या कोई और चीज़। तो ये जो ट्रीटमेंट जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, इसको समझने के लिए थोड़ी सी एनाटमी अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, देखिए ये शोल्डर का मॉडल है, ठीक है। तो अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं, तो हमारे पास ट्रीटमेंट के 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि एक नीडल यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं, यहाँ पे नीडल, ठीक है, ऐसा नीडल लगा देते हैं अंदर, ठीक है। इस नीडल के ज़रिए आप आसान लफ्ज़ों में समझें नॉर्मल सलाइन या वाटर इसमें इंजेक्ट करते हैं, अच्छा, ठीक। तो वो जो कैप्सूल है वो बैलून अप हो जाता है, अच्छा, बैलून अप हो जाता है, फूल जाता है। तो अबाउट 20 ml इंजेक्ट करते हैं जितना हो सके, जब तक हमें फीलिंग ना आए कि कैप्सूल रप्चर हो गया। एक्चुअली क्या मकसद क्या होता है यहाँ पर हमारा कि इस कैप्सूल को किसी तरह रप्चर कर दें ताकि वो जो एडहेजन हुई हैं, वो जो आपस में ये चिपक गया है, सुकड़ गया है, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले अल्ट्रासाउंड गाइडेड या फिर एक्सरे मशीन में देख के यहाँ पे नीडल इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उस नीडल के ज़रिए यहाँ से फिर फ्लूइड इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। कुछ पेशेंट को 20 ml की ज़रूरत होती है, कुछ पेशेंट को 40 ml तक ज़रूरत पड़ जाती है। तो जैसे हमें फील होता है कि बस्ट हो गया, उसके बाद हम इस कंधे की मूवमेंट शुरू कर देते हैं उसी वक्त ही। जब हम मूवमेंट शुरू कर देते हैं, जब ये कैप्सूल यहाँ से हट गया तो ऑटोमेटिकली ये जो मूवमेंट रुक रही थी सारी वो खुद ब खुद रीगेन हो जाती है। तो इस तरह पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद ऑब्वियसली हम उन्हें फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, तो वो फिजियोथेरेपी करते रहते हैं। फिर 1 मंथ के बाद दोबारा हम पेशेंट को रिकॉल करते हैं। ऑब्वियसली इन मसल्स को अब स्ट्रेंथन देने के लिए अब जो नई जदीद टेक्नोलॉजी वो पीआरपी थेरेपी। तो पीआरपी थेरेपी जैसे पहले भी अक्सर जिक्र हुआ है कि ये हम पेशेंट के ब्लड से बनाते हैं इंजेक्शन। पेशेंट के ब्लड से सफ़ेद खून आमतौर पर लोग कहते हैं इसको, ठीक है। पेशेंट के ब्लड से इंजेक्शन बना के इसी तरह जैसे हमने नीडल इंजेक्ट की थी, इसी तरह इस नीडल के ज़रिए इसके अंदर हम पीआरपी इंजेक्ट कर देते हैं। अब वो जो पीआरपी जो सेकंड स्टेप है वो क्या करेगा, जो मसल्स वीक हो चुके थे यहाँ पर 6-6 महीने से 8-8 महीने से काम नहीं करा, वो उन मसल्स को स्ट्रेंथ करेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी पीआरपी वाली, ठीक है। इसकी वजह से जब ये मसल स्ट्रेंथन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पेशेंट का हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और
और वो विद इन 1 मंथ और आप समझ लें कि 1-1.5 महीने के अंदर अंदर फुली रिकवर्ड हो जाएगा। अदरवाइज उससे तकरीबन 18 महीने तक वेट करना पड़ेगा।